Good morning, students. So, our next topic is AC circuit containing inductor, capacitor, and resistor. As we all know that when we are considering the inductor, तो जो आपके पास इंडक्टर होता है, इंडक्टर की हमेशा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, जिसे एल हम बोलते हैं. तो जैसे हम सोलेनॉइड लेते हैं तो सोलेनॉइड को हम, जैसे ये है, ठीक है, तो इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये हम एक डिवाइस की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी इस सोलेनॉइड के अक्रॉस करंट फ्लो करके जाता है तो ये अपने अंदर जो है एक एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके अंदर. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. तो ये जो डिवाइस है ये अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है. एंड हाउ मच मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय एनी इंडक्टर इज़ नोन एज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ग्रेटर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर, greater will be its self inductance. Lesser the value of magnetic energy stored by any inductor, lesser will be its self inductance. So इंडक्टर के केस में हम L लेते हैं. Similarly in case of C, that is capacitor, and the capacitor is used to store the energy. Okay, so ये क्या, कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? It stored energy in the form of electrical energy. Okay, so in this case when the current start flowing through it, तो प्लेट के एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है और प्लेट के सेकंड तरफ आपका नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है. सो इन कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जब आप कोई भी कैपेसिटर बोलते हो तो उसकी कैपेसिटेंस होती है कि वो अपने अंदर कितनी एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रख सकता है. दैट इज़ द कैपेसिटेंस. वो उसकी कैपेसिटेंस होती है, जो हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया है. Next is the resistor. We all know whenever the current start flowing through any resistor, then जो resistor है वो उसको क्या चीज़ देता है? ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करवाता है. और जब वो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है तो वो ऑब्स्टेकल की वजह से इस रजिस्टर के अक्रॉस हीट एनर्जी रिलीज होती है. सो यहाँ पे आप मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म देखते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म देखते हो और यहाँ पे हीट एनर्जी की फॉर्म देखते हो. और कोई भी रजिस्टर कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है वो उसकी रेजिस्टेंस होती है. तो ये तीनों एक तरह के आप कंपोनेंट्स कंसीडर कर सकते हो जिनका काम है कुछ ना कुछ तरह की एनर्जीज को स्टोर करना. इंडक्टर द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इन केस ऑफ रेजिस्टर द एनर्जीज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स हीट एनर्जी. ओके, ये स्टोर नहीं करता है, अपीयर होती है वहाँ पे. क्लियर. तो यहाँ पे इसको हम LCR सर्किट भी बोलते हैं. क्लियर, LCR सर्किट. तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आप अल्टरनेटिंग सोर्स लेंगे और उस अल्टरनेटिंग सोर्स को आप 3 कंपोनेंट्स के साथ ज्वाइन करेंगे, इन विच वी हैव जॉइंड दीज 3 कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ और in the series combination. And as we all know that whenever the components are connected in the series combination, then the current across each component is always remain same, because in the series combination the current is same but the potential across each component will vary. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किया है. तो लेट, ये जो मेरे पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स मैंने ज्वाइन किया है जो मुझे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसी भी टाइम में आप लोगे तो वी ऑल नो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आता है. और यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास 3 है, तो इन तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करके जाएगा? आई करंट ही फ्लो करके जाएगा. लेकिन जब हम बात करेंगे वोल्टेज की तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हम लिखेंगे VL किसी भी समय पे, तो VL आएगा. ठीक है, यहाँ पे EL भी लिख सकते हो आप, जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस आर्टिकल्स में मैंने वोल्टेज को E के साथ रिप्रेजेंट किया. इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने वोल्टेज को किस टर्म में कंसिडर करना है. क्लियर. सो इन द केस ऑफ कैपेसिटर वी कैन टेक इट एज अ VC, और इन केस ऑफ रेजिस्टर द वोल्टेज टेकन एज VR. क्लियर. तो इन तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज VL है, इसके अक्रॉस VC और इसके अक्रॉस हमारे पास VR है. क्लियर. तो करंट लेकिन तीनों के अक्रॉस सेम है. तो हमने लास्ट जो टॉपिक्स देखे हैं उसमें हमने जो भी AC सर्किट लिया उसमें हमने ब्रेक करके मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की स्टडी की है. फर्स्ट था आपके पास व्हाट विल हैपन टू द फेज बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज व्हेन द सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर. क्योंकि जब हमारे पास एक सर्किट हम लेते हैं जिसमें सिर्फ हम रेजिस्टर को ज्वाइन करते हैं तो करंट और वोल्टेज में
क्या फेज़ होता है, हम यही स्टडी कर रहे हैं। आपके पास 3 टॉपिक लास्ट हो चुके हैं, ये 4th वन है। तो जब हम रजिस्टर को ज्वाइन करते हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वेन एवर द सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर देन द करंट एंड द वोल्टेज दे आर इन द सेम फेज़। तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि जो आपके पास वैल्यू आती है ई की, वोल्टेज की, वो वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, उसकी वैल्यू आती है आपके पास ऐसे लिया था। सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया था रजिस्टर में, एंड करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बना था। तो यहाँ पे ओमेगा टी हम देखते हैं कि दोनों सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज को वी के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दोनों जो है सेम फेज में होता है। सेम फेज मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। क्लियर। तो अगर मैं रजिस्टर के टर्म पे वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करूँ तो वोल्टेज को मैंने वी आर लिखा है, करंट को आई आर लिखा है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। आपने फेजर डायग्राम भी उस पर बनाया है, तो मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। और यहाँ पे फेज कितने का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। क्लियर। सो दिस वन इज़ द कैपेसिटर। सो अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था कि जब भी हम कैपेसिटर लेते हैं तो कैपेसिटर के केस में करंट और वोल्टेज में क्या फेज़ डिफरेंस आता है या फेज़ में होते हैं। तो वहाँ पे भी हमारे पास बना था कि जो मेरे पास ई है दैट इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है तो करंट जो वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। तो वहाँ हमारे पास आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये वहाँ आया था। क्लियर। तो वहाँ से हम देखते हैं ओमेगा टी सेम है लेकिन प्लस पाई बाय 2 है। प्लस पाई बाय 2 मीन्स द करंट लीड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो वो ऐसा मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज है और करंट जो वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो मैंने इस तरह का डायग्राम बना लिया। और यहाँ पे कितने का फेज डिफरेंस होता है, तो कैपेसिटर के केस में यू हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 विच इज़ 90। सो लास्ट वन इन द केस ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर में भी आप लेते हैं। इंडक्टर में आपके पास बना है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो वहाँ पे करंट जो वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो वोल्टेज मैंने वी एल इंडक्टर के केस में ऐसे बना लिया और करंट मैंने ऐसे बना दिए। ओके। सो यहाँ पे करंट जो आप देख रहे हो वोल्टेज आगे है और करंट जो वो 90 डिग्री कहाँ है, वो पीछे है। तो आपके पास ऐसे ऐसे आया था। तो यहाँ पे भी मेरे पास फेज डिफरेंस बना था पाई बाय 2 का। ये आपके प्रीवियस लेक्चर्स थे। तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार कि व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर। तो वो आप ध्यान रखेंगे 0, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में जी करंट जो वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। तो मैंने ऐसी पिक्चर बना दी। आपका इंडक्टर में करंट जो है वोल्टेज को लैग बिहाइंड करता है, LAG लैग, और S लैग्स बिहाइंड बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो वहाँ पे भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का ही होता है। लेकिन यहाँ पे करंट लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 और यहाँ पे करंट लैग बिहाइंड करता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। ओके। सो इसको मैंने इस तरीके से अब थोड़ा सा चेंज किया डायग्राम को। ये आपके पास नेक्स्ट आ गया। अब इसको सीरीज़ में ज्वाइन कर दिया। अब सीरीज़ है तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा IR, IC, IL, लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो करंट और वोल्टेज में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। सिर्फ क्या फ़र्क आएगा, यहाँ पे करंट तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस आपने सेम ही कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आप आई ही कंसीडर करोगे। तो सबसे पहले आप इंडक्टर की बात करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन तीनों डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में ऐसे बना दिया कि लेट जो करंट है वो मैंने तीनों केसेस में एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वोल्टेज को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने करंट जो है रेजिस्टर के केस में कंसीडर किया। तो आपको पता है करंट और वोल्टेज जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। ओके, वो सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि अगर मैं करंट LCR सर्किट में यहाँ बना रही हूँ तो जो आपकी वोल्टेज है वो भी इसी तरफ को ही बनेगी। तो मैंने वोल्टेज जो है वो भी इसी तरफ को बना दी, दैट इज़ VR। ओके। सो दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि करंट का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेसर एज कम्पेयर टू द वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं एरो छोटा बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज कम है और करंट ज़्यादा है, नहीं, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो वो ग्रेटर ही होगा। यहाँ पे सिर्फ हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने करंट को अगर इधर पीछे बनाना है तभी भी ठीक है, और वोल्टेज को आगे एक्सीड कर देना तो ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि आप वी आर मैंने छोटा बना दिया है, ये सिर्फ मैं सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू करंट हमारी वी आर, वी एल और वी सी को जब हम कंबाइंड बनाएंगे तो कैसा होगा। तो इसमें मैंने जो आपको चीज़ बोली है वो जो भी मैंने आपको पहले बताया वो वही रहेगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर है वो एज़ कम्पेयर टू करंट के कैसा होगा, वो ज़्यादा ही होगा। तो आप एरो बढ़ा के भी बना सकते हो। ओके, सो ये मेरे पास 0 यहाँ कंसिडर किया। नेक्स्ट अब आप बात करोगे कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर में आपको दिख रहा है करंट जो है वो वोल्टेज के 90 डिग्री आगे चलता है कैपेसिटर के केस में, यानी कि वोल्टेज को आपने करंट से 90 डिग्री पीछे बनाना है। करंट लीड करता है लेकिन वोल्टेज तो लैग बिहाइंड करती है। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं आप। इन दिस केस द करंट लीड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और द वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। या तो करंट को लीड करवा लो या वोल्टेज को लैग बिहाइंड करवा लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, करंट यही रखा है। अब आप वीसी की बात करोगे तो आपको पता है वीसी जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो मैंने करंट यहाँ बनाया है, तो आपने वोल्टेज बनानी है। तो करंट कैपेसिटर के केस में आगे होगा 90 डिग्री और वोल्टेज पीछे होगा। तो वो कहाँ बनाओगे आप, ये बनाई मैंने। ठीक है, ये वीसी है, ये वाली जो है, ये जो बनाई मैंने ये वीसी है। देखो ये पीछे है ना 90 डिग्री से, क्लियर। और यहाँ पे देखो इंडक्टर में करंट से वोल्टेज जो है वो आगे बनानी है। करंट पीछे बनाओगे, वोल्टेज आगे बनाओगे बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने करंट तो सेम ही डायरेक्शन में रखा है, बस आपने करंट इधर ही रखना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज को घुमाते जाना है। तो मुझे पता है यहाँ सेम डायरेक्शन में वोल्टेज और करंट रजिस्टर की सेम में रखोगे, कैपेसिटर को पीछे बना दोगे वोल्टेज का वैल्यू। अब इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट से लीड करेगी बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो वो मैं यहाँ बनाऊँगी। अब देख लो मैच कर रहा है। वोल्टेज इंडक्टर के केस में करंट से लीड कर रही है, रेजिस्टर के केस में बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर द वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये कंबाइंड इफेक्ट है क्योंकि मैंने LCR सर्किट ले रही हूँ, तो LCR में इकट्ठा होके आएगा, तो इकट्ठा होके मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, सो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जो आपके पास रिजल्टेंट बनता है, क्योंकि मुझे देखना होता है फेज़ कि जो आपके पास सिंगल सिंगल था तो ठीक है, इसमें 0 पाई बाई 2 का फ़र्क आया था। लेकिन LCR सर्किट में जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो मेरे पास रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी, रिजल्टेंट किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 वोल्टेजेस हैं यहाँ पे और करंट यहाँ है। तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि LCR सर्किट में जो आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज है और करंट तो तीनों में यही रहेगा, वो इस डायरेक्शन में लिया है। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है और जो आपका करंट है, क्या वो सेम फेज़ में होते हैं या आउट ऑफ फेज़ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर। whether they are in the same phase or in the opposite phase or in the some different phase, कि कौन से फेज़ में वो एक्ट करते हैं। तो मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट में फेज़ दिखना है। जैसे यहाँ देखा है कि सेम है जी, इधर 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री पीछे है, वैसे देखा है वैसे यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी है। तो आप रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने VL को बड़ा बनाया है और VC का वेक्टर छोटा रखा है थोड़ा सा। अब VL और VC छोटा क्यों बनाया है, तो यह आपको पता है कि करंट जो है वो सेम है। तो सबसे पहले आप वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकाल लेंगे VL। तो एज वी ऑल नो V इज इक्वल टू I इंटू R। सो द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू करंट अक्रॉस इंडक्टर कितना I है और आगे होता है R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जो हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर वाले आर्टिकल्स थे वहाँ आपने देखा होगा, रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस तो R ही रहती है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस को हम XL बोलते हैं, क्लियर। एक्सेल क्या चीज़ होती है, एक्सेल होता है रेजिस्टेंस, जो लास्ट टॉपिक में आपने किया होगा। रेजिस्टेंस है, कौन सी रेजिस्टेंस है, जो कैपेसिटर, जब आप AC सर्किट लेते हो और उसमें कैपेसिटर ज्वाइन करते हो तो कैपेसिटर जो है वो करंट के फ्लो को जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करवाता है, दैट ऑब्स्टेकल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस है, जो कौन प्रोवाइड करवाता है, इंडक्टर करवाता है XL के केस में, ठीक है। इंडक्टर के केस में जो इंडक्टर करंट के फ्लो को ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करवाएगा, दैट इज़ नोन एज XL। वैसे जब आप AC सर्किट लेते हो और उसमें कैपेसिटर ज्वाइन करते हो और उसमें करंट फ्लो करता है, तो वो उस करंट के फ्लो को जो रुकावट देगा, जो ऑब्स्टेकल देगा, उसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस बोथ आर रेजिस्टेंस विच आर ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड दैट वन इज ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एंड द यूनिट ऑफ दिस XL एंड XC इज ओम। ओम ही है जो रेजिस्टेंस का होता है। तो जब हम बात करेंगे इंडक्टर की तो अब वहाँ R नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंडक्टर जो रेजिस्टेंस देता है वो XL होता है।
तो V इज इक्वल टू आई आर में बनेगा VL इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, और एक्सएल का फॉर्मूला भी निकाला होता है, I इज इक्वल टू एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एल क्या चीज़ होता है, इंडक्टेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, अगेन VC इज इक्वल टू करंट उसमें सेम जा रहा है I, और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस जिसको हम XC लिखेंगे। ओके, सो I रिमेन सेम एंड XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल होता है एंड XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। तो यहाँ पे VL और VC में देखोगे कौन सा नंबर बड़ा है, देखो यहाँ VL में I के साथ कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और VC में I के साथ कुछ चीज़ डिवाइड हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ये नंबर छोटा होगा और ये वाला नंबर जो होगा बड़ा होगा, इसलिए मैंने VL की लेंथ जो बड़ी बनाई है और VC की लेंथ हमने छोटी बनाई है। ओके, सो नेक्स्ट इज आपके पास VR। सो VR इज इक्वल टू आई इंटू उसकी रेजिस्टेंस, तो वो आ रही होती है। अब आप आएंगे डायग्राम पे, अब आपको बनानी रिजल्टेंट वोल्टेज। आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड जो चीज़ें मैंने बोली है कि कौन सा वेक्टर आप बड़ा बनाएंगे, कौन सा वेक्टर छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे VL और VC। VL एंड VC दिस टू आर एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, ये एंटी कोलिनियर वेक्टर्स है, इसको नहीं देखेंगे हम। 3 से आपने 2 पे आना है और 2 से 1 पे आना है, तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा। तो आपको पता है जो एंटी कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उसमें जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो बड़े वाले वेक्टर से छोटे को माइनस कर देते हैं, तो और डायरेक्शन बड़े वाले की लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा वाला वेक्टर VL है, छोटा वाला हमारे पास VC है। तो जब हम बड़े वाले से छोटे को माइनस करेंगे और डायरेक्शन बड़े वाले की लेंगे तो आपकी पिक्चर कुछ ऐसी सी बनेगी, ये वाली। इसको क्या लिखेंगे हम, इट इज़ VL माइनस VC। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास VL माइनस VC, इसकी लेंथ जो है। ठीक है, अब इन दोनों में से आप इसको नहीं देखेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करके आप यहाँ आ गए। तो अब एक वेक्टर ये बना आपका और एक वेक्टर VR बन गया। ठीक है, ये 2 बन गए, ये और 2 को आपने एक में चेंज कर दिया, अब एक ही है एक ही है, तो एक ही है और एक ही है, ये दोनों कोइनिशियल वेक्टर्स बने। अगर ये कोइनिशियल वेक्टर्स है तो कोइनिशियल वेक्टर्स के केस में जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो आपको पता है आप पहले क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो आपका कॉमन इनिशियल पॉइंट्स होता है वहाँ से आप डायगोनल लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया डायगोनल। ये डायगोनल आपको देखो, एक बना VL माइनस VC और दूसरा वेक्टर कौन सा है VR। वोल्टेज की बात करें हम, करंट की नहीं देख रहे, करंट तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है। तो ये मेरे पास जो बनता है इसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट वोल्टेज, जो LCR सर्किट देता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, लग गया आपको पता, ये आपके पास बड़ा वेक्टर है, छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया तो एक वेक्टर ये बन गया, दूसरा मेरे पास ये है। दूसरे के केस में ये कोई इनिशियल वेक्टर है तो मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और कॉमन इनिशियल पॉइंट से डायगोनल आता है, वो मुझे रिजल्टेंट देता है। तो मेरे पास रिजल्टेंट वोल्टेज ये है और करंट LCR सर्किट में ये है। तो आप ध्यान से देखो, क्या वो सेम फेज में है? अरे एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो दे आर नॉट इन द सेम फेज, वो सेम फेज में नहीं है, यानी कि उसमें क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ का फेज डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ। ओके, सो in case of LCR circuit both current and the voltage they are not in the same phase but they are having some phase difference of phi। फाई कितना एंगल होता है वो हम आगे देखेंगे कैसे निकलता है, लेकिन फाई क्या चीज़ है, फेज डिफरेंस है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब आप बात करेंगे यहाँ पे तो आप याद रखेंगे LCR सर्किट में V और I में कितने का फेज डिफरेंस होता है, फाई का होता है। क्लियर। तो अब आपको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो ये V है, V कैसे निकला, एक आपके पास VL माइनस VC था, एक आपके पास R था, तो आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक आपके पास ये है VL माइनस VC, एक आपके पास VR है, और VL माइनस VC और VR में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। तो आप रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा VR स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर VL माइनस VC का स्क्वायर, और आगे मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो ऐसे बनेगा 2VR VL माइनस VC एंड नेक्स्ट आपके पास बनेगा cos 90 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ VR दैट इज इक्वल टू IR। VL माइनस VC की भी वैल्यू आप पुट करेंगे, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से दी है, ये वाली वैल्यूज़ पुट की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से I कॉमन लिया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, तो
तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर ये टर्म बचेगा, आई स्क्वायर को रूट के बाहर लेके जाएंगे तो आई और ये टर्म आ जाएगी। ओके, सो अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस। जैसे कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस XC होता है, इंडक्टर के केस में XL होता है, वैसे LCR सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस होती है। तो अब इसको आप कंपेयर करोगे IR से, तो V इज इक्वल टू IR को कंपेयर किया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह कौन सी टर्म आ गई, रेजिस्टेंस की जगह ये टर्म आ रही है। ओके, सो इन दिस केस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन। सो जो LCR सर्किट आपको रेजिस्टेंस देता है उसको हम Z बोलते हैं, Z इज द इम्पिडेंस। ध्यान रखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है विच इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, XL जो होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। सिमिलरली इन केस ऑफ LCR सर्किट Z which is known as impedance, that is the resistance offered by the LCR circuit to the flow of current। flow of current को जो resistance मिलती है उसको हम, और कौन resistance देता है, LCR circuit जो resistance देता है उसको हम impedance बोलते हैं। और resistance का फॉर्मूला ये बनेगा, ये वोल्टेज का कंबाइंड वोल्टेज का फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना होता है और ये मेरे पास रेजिस्टेंस का बनेगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो Z का फॉर्मूला ओम होता है। तो कई बार बोलते हैं कैलकुलेट द इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला आप ये रखेंगे याद। ओके, तो अब आप बोलेंगे Z ये बन गया, XL की वैल्यूज़ ये भी होती, तो और करके आपके पास ये भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि बोला सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो करंट की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम तब होती है जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम मिलता है। ओके, सो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इसको। यहाँ मैंने बोला है XL इज इक्वल टू वी नो दैट ओमेगा L, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ मैं, ये वाला। आपको पता है XL जो है वो ओमेगा L होता है। ओमेगा को आप 2 पाई म्यू इंटू L भी लिखते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई म्यू भी होता है, इंटू L आ गया। XC 1 बाई ओमेगा C होता है, तो यहाँ पे 1/2 पाई म्यू C भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो XL पे डिपेंड कर रही है, ये भी फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ध्यान से देखो, XL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे XC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है। ओके, सो सबसे पहले क्या आता है, बोलते हैं आपने क्या किया, मैंने क्या चीज़ बोली कि सर्किट में रेजिस्टेंस करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस जो वो मिनिमम होगी, यानी कि Z की वैल्यू मिनिमम होगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर फ्रिक्वेंसी हम कम लें, अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो XL की वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो XC की वैल्यू ज़्यादा। तो आपके पास ऐसे केस आएगा, ऐसे ये जो है ये मेरे पास है XL लो फ्रिक्वेंसी पे जिसकी वैल्यू कम है, और ये मेरे पास है XC जिसकी लो फ्रिक्वेंसी पे वैल्यू जो है वो कैसी है, ज़्यादा है। अब आपने फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करना है। जब आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करना शुरू करोगे तो XL बढ़ना शुरू करेगा और XC रिड्यूस करना शुरू करेगा। अब ऐसे आएगा, XL जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू करेगा और XC जो वो डिक्रीज़ करना शुरू करेगा, ठीक है। आपने फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाना है, तो जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाओगे आपका XL बढ़ता जाएगा और XC रिड्यूस होता जाएगा, और एक स्टेज आएगी वो ऐसे आ जाएगा। देखो ये क्या चीज़ है, अब ऐसे थे ना आप, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, तो एक स्टेज पे ये ऐसे भी तो होगा। वो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हो, जिस फ्रिक्वेंसी पे XL और XC आपस में बराबर हो जाते हैं, XL और XC दे बिकम इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ऐसे है ना आपका स्टेप ऐसे से कर रहा है, एक XL जो बढ़ता जा रहा है, XC रिड्यूस होता जा रहा है, ऐसे होगा। लेकिन ऐसा होने से पहले एक स्टेज ऐसी भी तो आएगी। तो जिस फ्रिक्वेंसी पे XL और XC आपस में बराबर हो जाते हैं, दैट फ्रिक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। उस फ्रिक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर? तो मैंने बोला एट सर्टेन फ्रिक्वेंसी, एक फ्रिक्वेंसी पे आपका ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब ये बराबर हो गए तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की ओमेगा L। ये किसकी कंडीशन है, याद रखेंगे, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। इट इज़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, XL बिकम इक्वल टू XC। तो यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट की, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC हो गया। दिस ओमेगा इज नोन एज रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। क्लियर? और व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ W, दैट इसको RR लिखेंगे आप, रेजोनेंस पे हो रहा है ये WR, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जब WR की वैल्यू आप डालोगे तो 2 पाई इंटू म्यू आर आ जाएगा। ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। और ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है, ये सिंपल फ्रिक्वेंसी है, इसको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। जिस फ्रिक्वेंसी पे ये सब कुछ होता है, इस फ्रिक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से ओमेगा म्यू आर जो है वो 1/2 पाई LC हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ये वाली। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये है और रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये है।
ये हर पे नहीं होगा, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस जब आती है सर्किट में तब होगा। तो आपको देखा रेजोनेंस पे क्या चीज़ हुई, रेजोनेंस पे एक्सएल जो वो एक्सी के बराबर हो गया। अगर आपका एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो जेड आपको पता है, वी नो दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस, तो एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो आर स्क्वेयर बचेगा और जेड इज इक्वल टू आर आ जाएगा। ये भी किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की, यानी कि z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी r। देखो पहले z 3 पे डिपेंड कर रहा है, 3 में से 2 गायब हो गए तो z की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है मिनिमम ही हो जाएगी। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, द फ्रिक्वेंसी, अब इसको डिफाइन कर रही हूँ मैं, इस पर 2-3 चीज़ें हुई हैं, ये देखो बराबर हो गया, इसकी वैल्यूज़ ये फॉर्मूलाज बन गए, और नेक्स्ट आपके पास z जो वो मिनिमम हो गया। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है एट विच एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्सी एंड z बिकम मिनिमम। देखो ये z मिनिमम बन गया, ओके और z जो वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और व्हेन z बिकम मिनिमम देन द करंट बिकम मैक्सिमम, दैट फ्रिक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जब आप इंक्रीज करते जाते हो तो एक फ्रिक्वेंसी आती है जिसपे एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब वो आपस में बराबर हो जाएंगे तो z की वैल्यू मिनिमम यानी कि r हो जाएगी और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम वही तो कंडीशन पढ़ रहे थे कि व्हेन द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, तो आप ध्यान रखेंगे द करंट विल बी मैक्सिमम ओनली एट द रेजोनेंस। रेजोनेंस पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी और z बिकम मिनिमम, और z का फॉर्मूला r बनेगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट, हर जगह आप यही नहीं लगाएंगे। अगर आपको सर्किट में रेजोनेंस दिया है तो z का फॉर्मूला r बन जाएगा और एक्सएल जो वो एक्सी के बराबर हो जाएगा। क्लियर। सो लास्ट वन इज ये आ जाएगा आपके पास, लास्ट है आपके पास डायरेक्शन ऑफ v। अब ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकल गया, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, देखिए ये आई है, रिजल्टेंट वोल्टेज आपके पास ये आ गया, ओके। सो अब आपको इस रिजल्टेंट वोल्टेज की डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन तो आपको पता है ये स्लोप है, स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है जिसको हम फेज भी बोलते हैं। ये कितने का फेज डिफरेंस है जी, फाई का फेज डिफरेंस है। तो हमने लॉ पढ़ा है कि वहाँ पे हम स्लोप निकालते हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, tan फाई आ जाएगा, ओके। सो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वी एल माइनस वी सी, और बेस आपके पास वी आर है, तो यहाँ आ जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो tan फाई इनकी वैल्यूज़ पुट की, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर, आई कॉमन ले लोगे आप, तो जब आप आई कॉमन लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो आपके पास सिर्फ एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर बचेगा, और यहाँ से फाई क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी। इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, और यही क्या चीज़ होता है आपके पास, फेज होता है। तो आपने बस रेजोनेंस की कंडीशन याद रखनी है, रेजोनेंस की कंडीशन याद रखेंगे कि एक्सएल बिकम इक्वल टू एक्सी, जेड बिकम आर दैट इज मिनिमम एंड आई बिकम मैक्सिमम। ये रेजोनेंस की कंडीशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये आपने डिस्कस करना है।